नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की अप्रेंटिसशिप के बारे में। और जो भी कैंडिडेट आईटीआई पास आउट हैं और जो रेलवे में जो है अप्रेंटिस करना चाहते हैं या करने को इच्छुक हैं, तो उनके लिए ये बेहतर मौका है, सुनहरा अवसर है। और यहाँ पे जो है मैं आपको वीडियो में ओवरऑल सब बताऊंगा कि कितनी पोस्ट है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है, कितनी आपकी फ़ीस लगेगी और आपको जो है कितना आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सब कुछ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यहाँ पे जो कि आपका अप्रेंटिसशिप निकली है रायपुर जोन में, ये आपकी अप्रेंटिसशिप है दोस्तों। और आपको जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि यह अधिसूचना है जिसमें लिखा हुआ है वर्ष 2020-21 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल तथा वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में अप्रेंटिस एक्ट 1961 एवं अप्रेंटिस नियम 1962 के तहत एक्ट अप्रेंटिसों का चयन। तो यहाँ पे जो है 1961 और 1962 के तहत आपका जो है एक्ट अप्रेंटिस का चयन यहाँ पे होना है। और यहाँ पे दो जगह आपका 2 पॉइंट होंगे जहाँ पे आपको दिन में से किसी एक में आपको दोनों में से काम करना होगा, अप्रेंटिसशिप करना होगा। तो पहला तो जो आपका है वो पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल है, जो कि एक रायपुर डिवीज़न जिसे बोल सकते हो। और दूसरा आपका है वैगन रिपेयर शॉप, जहाँ पे वैगन की रिपेयर होती है। वैगन कौन से दोस्तों? जो आपकी मालगाड़ी होती है वही को हम वैगन कहते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं तो अप्रेंटिसशिप एक्ट के लिए जो 1961 है उसके तहत आपकी कराई जाएगी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन है वो कैसे अप्लाई होगा, वो ऑनलाइन मोड से अप्लाई होगा। और जैसा कि आप ये देख रहे हो http://apprenticeshipindia.org, यहाँ पे आपको इसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं किया है अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर, वो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लें। और दोस्तों, वेबसाइट पर जो है कब से कब तक अप्लाई आपको करने का मौका है यहाँ पे, तो ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो 2/11/2020 से 1/12/2020 मतलब 2 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ये आपकी जो है डेट है। और फिर यहाँ पे कब तक करना है, तो रात के जो है 11:49 पर, मतलब 12 बजे से जस्ट पहले। फिर यहाँ पे ये ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। और आपका ये जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल है, आपको हम बार बार फिर से बता रहे हैं, जो भी आपका ये अप्रेंटिसशिप पोर्टल है आपको इसके तहत ही यहाँ से इसी के तहत अप्लाई करना है। तो मतलब इसके थ्रू आपको अप्लाई करना है, जो कि आपकी कोई भी फ़ीस यहाँ से नहीं लगती है। यहाँ पे जितनी भी आप अप्रेंटिसशिप अप्लाई करोगे अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटीज़ में जाके, वो आपको जो है फ्री में करना होता है। तो वहाँ पर आपको जो है फ़ीस की बात करें तो वो 0 रुपये पड़ती है। समझ रहे हो दोस्तों? अब आ जाते हैं नीचे, रायपुर मंडल में रिक्तियाँ कितनी है, मतलब स्लॉट्स वगैरह कितने हैं, कितनी ट्रेड है, कितनी सीट है, ये सब हम बात कर लेते हैं। तो जो पदों की संख्या है वो ट्रेड अनुसार अलग अलग दी हुई है। टोटल ट्रेड की बात करें तो 12 ट्रेड टोटल यहाँ पे आपकी दी हुई हैं। ये आपकी रायपुर मंडल की बात कर रहे हैं हम, रायपुर डिवीज़न की। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और बता दें, कैटेगरी है सबकी अलग अलग, सब कैटेगरी की सबकी अलग अलग वो दी हुई है। लेकिन यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि जो आपकी टोटल ये 12 ट्रेड है, तो 12 ट्रेड में किसी कैटेगरी में, किसी ट्रेड में ज़्यादा है वैकेंसी तो किसी में कम है। यहाँ पे सबको बराबर से नहीं मिलती है, ठीक है। अब क्या है, वेल्डर। वेल्डर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आपको वेल्डर दिख रहा होगा, ये वेल्डर फर्स्ट ट्रेड है। तो वेल्डर में यहाँ पे आपको, अगर आप जनरल हो तो 19 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14, अजा मतलब अनुसूचित जनजाति के अनुसूचित जाति के लिए 8 और अनुसूचित जनजाति के लिए 4। कुल आपकी जो है 50 सीट है। दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 और 5 सीट आपकी जो है आरक्षित रखी गई है। फिर टर्नर की बात कर लेते हैं, सेकंड जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो टर्नर की बात करते हैं दोस्तों। तो टर्नर में जनरल के लिए है 9, ईडब्ल्यूएस के लिए है 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 7 और आपकी एसटी के लिए है 4, एसटी के लिए है 2। कुल आपके 25 है। और दिव्यांग के लिए जो है 1 और भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 जो है आपकी सीट यहाँ पे आरक्षित रखी गई है। फिर थर्ड नंबर पे आती है आपकी सबसे फेमस ट्रेड, जो कि है फिटर ट्रेड दोस्तों। तो जिन्होंने फिटर से आईटीआई करा है उनके लिए सीटें बता देता हूँ मैं। जनरल कैंडिडेट के लिए है 19, ईडब्ल्यूएस के लिए है 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14, अनुसूचित जनजाति के लिए 8, अनुसूचित जाति के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 4। कुल यहाँ पे 50 सीट है फिटर की, और दिव्यांग के लिए 2 और भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 सीट आरक्षित रखी गई है। फिर फोर्थ नंबर पे आती है हमारी इलेक्ट्रीशियन पे। तो इलेक्ट्रीशियन की बात कर लेते हैं दोस्तों। जनरल के लिए 19, ईडब्ल्यूएस के लिए 5,
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 और अनुसूचित जाति के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 4। कुल के लिए यहाँ पे कुल 50 सीट है और उसके बाद भूतपूर्व सैनिक की 5 और दिव्यांग की 2 सीट है। इसी तरह से आपकी स्टेनो में भी है। जनरल के लिए 1, यहाँ पे वो EWS को कोई सीट नहीं है, OBC के लिए 1, SC ST को कोई सीट नहीं है। कुल यहाँ पे 2 ही सीट है सिर्फ। फिर यहाँ पे बात कर ले स्टेनोग्राफर हिंदी की, तो उसमें भी सेम ऐसे ही है कि एक OBC को दे दिया, एक जनरल को दे दिया, बाकी किसी के लिए कोई सीट नहीं है। इसी तरह आपका जो है हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर की बात कर ले तो 2 सीट जनरल को दे दी है, 1 सीट OBC को दे दी है, टोटल 3 सीट है। फिर यहाँ पे इसी तरह कोपा की बात कर ले तो 3 सीट यहाँ पे जनरल को दे दी है, 1 आपका EWS को दे दी है, 2 आपकी जो है OBC को दी है, SC को 1 दी है, ST को 1 दी है, टोटल 8 सीट है और 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए रिजर्व है और दिव्यांग के लिए यहाँ पे 0 है। मशीनिस्ट की इसी तरह से 3 सीट आपकी जो है जनरल को मिली है, EWS को 1 सीट है और यहाँ पे जो आपकी अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 3 सीट है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, टोटल 10 सीट है यहाँ पे और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 है, दिव्यांग के लिए 0। ऐसे ही सेम मैकेनिक डीजल है। मैकेनिक डीजल में जनरल के लिए 2 सीट है, EWS के लिए जनरल के लिए 6 सीट है, EWS के लिए 2 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीट है, SC के लिए 2 सीट है, ST के लिए 1 सीट है, टोटल 15 सीट है, दिव्यांग के लिए 1 सीट आरक्षित है और जो आपका भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन होता है उसके लिए 2 सीट आरक्षित है। फिर लास्ट 2 की बात कर ले तो सेकेंड लास्ट ट्रेड हमारी है मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। तो इनके लिए भी जनरल के लिए 3, EWS के लिए 1, OBC के लिए 2, SC के लिए 2, ST के लिए 1, टोटल 10 सीट है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 सीट है, दिव्यांग के लिए 0 है। फिर यहाँ पे मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं तो जनरल के लिए 12, OBC के लिए 3, SC के लिए EWS के लिए 3, OBC के लिए 8, SC के लिए 5, ST के लिए 2 और टोटल यहाँ पे आपकी 30 सीट है। उसके बाद बात करें दिव्यांग की तो उनके लिए 1 है, रिजर्व्ड है और जो आपके भूतपूर्व सैनिक जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए यहाँ पे 3 सीट रिजर्व रखी है। अब यहाँ पे टोटल सीट की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीट आपकी जनरल के लिए है, जनरल के लिए 97 है, EWS के लिए 26 है, OBC के लिए 72 है और आपका जो SC है उसके लिए 40 है, ST के लिए जो है 20 है, टोटल 255 सीट है और OBC के आपके जो ये दिव्यांग वर्ग होता है उसके लिए 9 सीट आरक्षित है टोटल सभी ट्रेडों को मिला के और इसी तरह भूतपूर्व सैनिक में भी 26 सीट जो है आपकी आरक्षित है। फिर यहाँ पे इसी तरह बात कर लेते हैं तो रायपुर मंडल था ये, तो अब जो है वैगन रिपेयर शॉप है। तो वैगन रिपेयर शॉप में अगर आप भरते हो, अगर यहाँ पे आपका है तो यहाँ पे जो है यहाँ पे भी ऐसे ही इसी अनुसार सीट है, तो यहाँ पे सीट थोड़ी सी कम है। बाकी अदर जो जोन के मुकाबले यहाँ पे रायपुर में जो है अप्रेंटिसशिप ज़्यादा कराई जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे टोटल ट्रेडों की बात करें तो 8 ट्रेड है। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं फिटर की। फिटर में जनरल के लिए 28, EWS के लिए 7, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 19 और SC जो कि अनुसूचित जाति होता है उनके लिए 10, अनुसूचित जनजाति के लिए 5। कुल यहाँ पे आपकी 69 सीट है, दिव्यांग के लिए 3 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 7 है। इसी तरह से वेल्डर की बात कर ले तो जनरल के लिए जो आपका अनारक्षित वर्ग है उसके लिए आ जाएगी आपकी 28, EWS के लिए 7, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 19 और अनुसूचित जाति के लिए 10, अनुसूचित जनजाति के लिए 5, टोटल 69 सीट यहाँ पे भी है और दिव्यांग के लिए 3 और भूतपूर्व सैनिक के लिए 7। सेम फिटर और वेल्डर की दोनों की काउंटिंग जो है जो आपका सीट है वो स्लॉट्स बराबर हैं। मशीनिस्ट में थोड़ा सा कम है क्योंकि जनरल के लिए सिर्फ 2 है, EWS के लिए 0 है, OBC के लिए 1 है, 1 SC के लिए है, ST के लिए 0 है, टोटल 4 सीट है, दिव्यांग और भूतपूर्व के लिए 0 है। इसी तरह इलेक्ट्रीशियन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन में जनरल के लिए 4, EWS के लिए 1, OBC के लिए 2, SC के लिए 1, ST के लिए 1, टोटल 9 सीट है और भूतपूर्व के लिए 1 सीट है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 सीट है। फिर यहाँ पे इसी तरह मोटर मैकेनिक में सेम है, जनरल के लिए 2, EWS के लिए 0, OBC के लिए 1, SC ST के लिए 0 0, टोटल 3 सीट है। फिर यहाँ पे बात कर ले टर्नर, तो टर्नर के लिए भी जनरल के लिए 1, EWS के लिए 0, OBC के लिए 1, टोटल 2 सीट है यहाँ पे, बाकी किसी वर्ग के लिए कोई सीट नहीं है। स्टेनोग्राफर में भी हिंदी की बात कर ले तो उसमें भी आपका सेम है, 1 सीट आपकी जनरल के लिए है, बस वही है, उसके अलावा किसी वर्ग को कोई सीट नहीं है। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी की बात कर ले तो इसी तरह सेम इसी में भी है, जनरल के लिए 1 सीट है, बाकी कोई सीट नहीं है। टोटल बात करें तो जनरल के लिए 67 है, सारी ट्रेडों को मिला के है ये दोस्तों।
और EWS के लिए 15, OBC के लिए 43, SC के लिए 22, ST के लिए 11 और यहाँ पे 158 टोटल आपकी जो है सीट 158। उसके अच्छे आपकी जो है वो है दिव्यांग वर्ग के लिए और भूतपूर्व सैनिक के लिए 15। तो ये हो गया हमारा स्लॉट की बात थी। स्लॉट में बोल के इसलिए बताता हूँ ताकि अगर आप सुन लेते हो या आपके मोबाइल की स्क्रीन छोटी है या वीडियो ब्लर आ रही है तो आपको कम से कम जो है वो चीज़ सुन के आपको समझ आए कि हाँ ये नंबर जो है इन्होंने बोला था। हालांकि हमें एक सीट से मतलब होता है, बट सीट जितनी ज़्यादा होती है मेरिट उतनी कम होती है, सीट जितनी कम होती है मेरिट उतनी ज़्यादा होती है। ये बात हमेशा दोस्तों याद रखना। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं शैक्षिक योग्यता की, आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आपका जो है 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत जो है 10वीं होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पे 10th के साथ साथ आपके पास संबंधित ट्रेड से ITI होना चाहिए। जो ट्रेड मैंने ऊपर बताई उनमें से किसी एक ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों आयु सीमा की। तो अभ्यर्थी की आयु जो है वो दिनांक 1/7/2020 को 15 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 1 जुलाई जो आपकी थी, 1 जुलाई 2020 को आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 15 से कम नहीं होनी चाहिए और 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे बात करते हैं हम अगर आयु सीमा में छूट की, तो वो दोस्तों आप सबको मिलती है। किसको मिलती है? OBC हो तो 3 वर्ष मिलेगी आपको, OBC को 3 वर्ष मिलती है। और इसी तरह आपका OBC के अलावा अगर हम बात कर ले तो जो आपका EWS होता है उसको तो नहीं मिलती है यहाँ पे। बाकी यहाँ दिव्यांग वर्ग को सॉरी दोस्तों 10 वर्ष मिलती है। इसी तरह डिफेंस वालों को जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको भी 10 वर्ष मिलती है। और इसी तरह बात कर ले अगर SC ST की दोस्तों तो इनको 5 साल की जो है आयु सीमा में छूट मिलती है, ये सबको पता होगा। ये एक इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कितने से कितने के बीच होनी चाहिए, इन्होंने ये चीज़ दी है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ, आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि जो समुदाय है वो है और बाकी जन्म तिथि आपकी किसके किसके मध्य होनी चाहिए। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आपको जो है 1/7/1996 से 1/7/2005 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर आप 1/7/1996 से पहले के हो तो आप यहाँ भर नहीं सकते, और 1/7/2005 के बाद के हो तो भी आप यहाँ भर नहीं सकते हो। इसी तरह अनुसूचित जाति 1/7/1991 से 1/7/2005 के बीच होनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ। इसी तरह से आपकी अनुसूचित जनजाति जिसे कहते हैं ST तो 1/7/1991 से 1/7/2005 सेम ऐसे ही है। और दिव्यांग का और भूतपूर्व सैनिक का एक ही में इन्होंने दिया है, तो ये भी 1/7/1986 से 1/7/2005 के बीच होनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ। और अन्य पिछड़ा वर्ग की आपकी है 1/7/1993 से 1/7/2005 होनी चाहिए। ये तो हो गया आपका एज क्राइटेरिया की बात हो गई। अब उम्र में जो छूट है वो आपको हाल ही का जो आपका जाति प्रमाण पत्र होगा उसी को संलग्न करने पर ही दिया जाएगा। तो अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाते हो तो आप एज अ जनरल कैंडिडेट माने जाओगे। तो आपको अगर आयु सीमा में दोस्तों छूट चाहिए, अगर आपकी जो उम्र है वो 24 साल से अधिक हो गई है तो रिलैक्सेशन अगर चाहते हो तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रशिक्षण अवधि की, और जो आपकी छात्रवृत्ति है उसकी बात कर ले तो दोस्तों प्रशिक्षण जो है वो आपका केवल 1 वर्ष का होगा, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे यहाँ पे 1 वर्ष लिखा भी है। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कितना आपको मिलेगा स्टाइपेंड। तो वो जो आपका है वजीफ़ा वो नियोजित प्रशिक्षुओं को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नियमानुसार प्रशिक्षण के दौरान वजीफ़ा छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। तो स्टाइपेंड जो है वो आपको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अनुसार मिलेगा। और जब आपका प्रशिक्षण खत्म हो जाएगा तो प्रशिक्षण आपका स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। फिर 5 जो आपकी जो 5 नंबर पे आपका चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया कैसे होनी है दोस्तों, मेन काम जो आपका होता है मेरिट बनना, वो कैसे बनेगी। तो जो आपकी प्रवीणता सूची जिसे कहते हैं मेरिट लिस्ट जो है वो बनाई जाएगी। कैसे मापदंड होंगे, कैसी उसकी मेजरिंग है ये देख लेते हैं हम। तो अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक न्यूनतम 50%, मतलब मिनिमम जो है आपका 50% अंक आप हाई स्कूल में लाए हो, ठीक है। उससे कम होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। एक बात तो ये हो गई। और दूसरा जो है आपका ITI, उसमें भी आपका जो है समान वार्ता देते हुए प्रवृत्ता सूची तैयार की जाएगी। तो एवरेज जो है निकाल के दोनों का लिस्ट बनाई जाएगी, जैसा कि आपका स्थापना नियम क्रमांक 201/217 में किया था, मतलब 2017 के बाद से सॉरी। इसी तरह से कुछ जो है आपकी मेरिट तैयार की जाती है हाई स्कूल का और ITI का मिला के। और फिर बाद में एक चीज़ बता देते हैं कि जो आपका अभ्यर्थी है आवेदन करते समय अपने 10वीं व ITI के अंकों को पोर्टल पर योग्यता सेक्शन में
निश्चित रूप से भरें, अन्यथा आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप अगर अपने मार्क्स जो है वो गलत भरते हो तो आपका जो आवेदन है वो भी निरस्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई मार्क्स की, मेरिट की। फिर बात कर लेते हैं मेडिकल की। तो मेडिकल आपका कैसा होना है, मेडिकल रेलवे की तरफ से नहीं होना है। मेडिकल जो आपका है वो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है दस्तावेज सत्यापन के समय। जैसा कि आप देख सकते हो कि निर्धारित प्रमाण पत्र में दस्तावेज सत्यापन के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र लाने की सलाह दी जाती है। और ये अब प्रमाण पत्र आपको बनवाना कहाँ से है, तो ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेडिकल सर्टिफिकेट पर सरकार द्वारा अधिकृत केंद्रीय राज्य शासन के अस्पताल के सर्जन डॉक्टर राजपत्रित से हस्ताक्षर होने चाहिए तथा सहायक सर्जन के नीचे का रैंक नहीं होना चाहिए। तो जो आपका गेस्टेड ऑफिसर होता है हॉस्पिटल में, जो डॉक्टर होता है, उसका आपका यहाँ पे साइन किया हुआ मेडिकल प्रमाण पत्र मान्य होगा। और यहाँ पे एक चीज़ हम बता दें आपको कि जो सहायक सर्जन से नीचे की, मतलब असिस्टेंट सर्जन से नीचे की उसकी पोस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर उसके नीचे की पोस्ट है तो वो मान्य नहीं होगा मेडिकल सर्टिफिकेट। और गवर्नमेंट से ही कराइएगा दोस्तों, प्राइवेट से नहीं कराइएगा, नहीं तो बाद में आपको डीवी के दौरान ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब हम बात कर ले संविदा की। तो चयनित उम्मीदवारों को अनुबंध देना होगा। तो यहाँ पे आपको जैसा कि पता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपका जो होता है वो यहाँ पे जो है आपका अप्रेंटिसशिप जब आप करने जाते हो तो आपको दिया जाता है। और उसमें अगर आपकी जो उम्र है वो आप माइनर हो, अगर 18 से कम हो, नाबालिग हो, तो आपको क्या किया जाएगा कि आपके जो अभिभावक हैं उनको उस पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। फिर रहता है रोजगार की स्वीकृति का प्रस्ताव। तो यहाँ पे एक चीज़ सबसे बड़ी बात आप समझ लीजिए, रोजगार की स्वीकृति का प्रस्ताव। तो जो अप्रेंटिस एक्ट है उसके तहत यहाँ पे आपको किसी भी तरह का रोजगार यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। जब आपके प्रशिक्षण प्राप्त हो जाएगा, आपका प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा और आपको किसी भी तरह का रोजगार जो है वो स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। जो SCCR है वो के प्रस्तावित किसी भी रोजगार को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं भूतपूर्व सैनिक की। तो 10% आरक्षण के तहत चयनित भूतपूर्व सैनिक। अब एक सर्विसमैन में कौन आता है, भूतपूर्व सैनिक आएगा, उनके बच्चे आएंगे, ठीक है, सशस्त्र बल जवानों के बच्चे आएंगे जो उन्हें प्रदान किया जाता है। अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के भूतपूर्व सैनिकों को उनकी संबंधित श्रेणी में रखा जाएगा और उन्हें अप्रेंटिसशिप के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार नियुक्त किया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हम बता देते हैं कि मृत सैनिक के बच्चे एक्स सर्विसमैन का कोटा पाते हैं, युद्ध के समय मारे गए उनके बच्चे, और दिव्यांग सैनिक जो दिव्यांग हो गए, हैंडीकैप हो गए, उनके बच्चे यहाँ पे, और वो और फिर भूतपूर्व सैनिक के बच्चे, मतलब जो पहले सैनिक थे उनके बच्चे एक्स सर्विसमैन के, उनको यहाँ पे मिलता है। सेवारत अधिकारी, मतलब जो प्रेजेंटली में इस समय अधिकारी है उसके बच्चों को यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलता है। भूतपूर्व सैनिक को मिलता है जैसा कि आप जानते हो। और सेवारत जवान के बच्चे, मतलब जो इस समय प्रेजेंटली सर्विस में हैं, उनके बच्चों को, जवान के बच्चों को भी यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलता है। अब आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 दिसंबर 2020 थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूर्ण रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को केवल ऑनलाइन प्रक्रिया से दिनांक 2/11/2020 से 1/12/2020 रात्रि के 12 बजे, मतलब 23:49 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा। कृपया आवेदन की दैहिक फिजिकल प्रति इस कार्यालय को ना भेजें। तो आपको किसी भी तरह की हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी तरह की आपको हार्ड कॉपी यहाँ पे भेजने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल सा काम यही करना है दोस्तों कि आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर देना अप्रेंटिसशिप पोर्टल से जाके, और उसके बाद अपना मेरिट का इंतज़ार करना। अभ्यर्थी के लिए सामान्य निर्देश यहाँ पे दिए हैं, जैसा कि आपको हमने बताया कि apprenticeshipindia.org की वेबसाइट पर जाके आप जो है अप्लाई कर सकते हो। तो पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले रजिस्ट्रेशन करना, फिर लॉगिन करना, और प्रोफाइल को कंप्लीट करने के बाद अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ पे जाकर जो है सिंपल सा आपको अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे अगर आपको कोई हेल्पलाइन, मतलब हेल्प डेस्क की ज़रूरत है, अगर आपको कोई जो है कुछ बात समझ नहीं आती है, कुछ निर्देश क्लियर नहीं होते हैं, तो यहाँ पे इनका नंबर दिया हुआ है 07712522294। ये इनका मोबाइल नंबर है। इस पर आप लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन करके आप बात कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर अब आज जब अधिक जानकारी के लिए जब आप कॉल करोगे तो सुबह के 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक, और सोमवार से शुक्रवार तक ही आप जो है यहाँ पे कॉल करिएगा। तो सोमवार से शुक्रवार तक आपको यहाँ पे कॉल कर सकते हो आप, सुबह के 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक। और फिर कार्यालय का पता भी यहाँ पे दिया है, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी कार्यालय, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर, वोल्टेयर गेट के निकट, रायपुर
छत्तीसगढ़। पिन संख्या यहाँ पे पिन कोड है 492008। फिर यहाँ पे एक चीज़ हम बता दें कि किसी संशय विरोधाभास की स्थिति में अधिसूचना की अंग्रेजी प्रारूप ही मान्य होगा। तो यहाँ पे इसी के सेम नीचे अगर आपको इसमें कोई संशय लगता है, वैसे तो अभी मुझे कुछ नहीं लगा कि कोई डाउट लगना वाली बात थी नहीं, जो भी नोटिफिकेशन तो काफ़ी क्लियर नोटिफिकेशन है, काफ़ी अच्छी सरल सुबोध भाषा में है। तो अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप इंग्लिश वर्जन यहाँ पे नीचे देख सकते हो, और इंग्लिश वर्जन में भी सेम वही सब बातें लिखी हुई हैं कि कितनी सीट है, कितनी आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, कितना एज क्राइटेरिया है, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं कि जो आपका यहाँ पे साइन देख लेते हैं, ये ऑफिशियल लेटर है जैसा कि आप देख सकते हो। आर शंकरन, सहायक कार्मिक अधिकारी, कृत्य वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, और ये 2/11/2020 का ये प्रिंटेड लेटर है आपका। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई करने की डेट शुरू हो चुकी है। जल्दी से जल्दी जाके आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करके और वहाँ पे जो है लॉगिन करके और अपना जो अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ से जाके आप ये अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों, अब जैसा कि मैंने इससे पहले भी कई वीडियोस इस चीज़ पे बनाई है कि अब अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ से जाके कैसे अप्लाई किया जाता है, क्योंकि जब मैंने एयरफोर्स अप्रेंटिस के बारे में बताया था मैंने आपको, तो उसका जो अप्लाई करने का तरीका था वहाँ पे मैंने पूरा बताया था। तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप जो है आपको ये समझ आ जाए। अब उस पर भी जो है आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे वीडियोस, अच्छे टॉपिक पे वीडियोस लाते रहते हैं। जय हिंद।